सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को भाई स्वागत है। और आज जो छात्र, जो भाई, जो मित्र, ठीक है, हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है अमित कुमार सोनी। ठीक है। जी अभी फिलहाल यूपी आरवीएनएल में कार्यरत हैं, जेई के पद पर। और बहुत सारे एग्जाम्स जैसे आरआरबी जेई में भी क्वालिफाई किया था, बट ज्वाइन नहीं किया। अभी उसके बारे में भी जानेंगे। और यूपी पुलिस में भी थे। उसके पूरी जर्नी हम लोग जानेंगे, और आपको एक बेहतर अप्रोच और सबसे आपका मोस्ट रिलेवेंट जो क्वेश्चन रहता है, सर यूपी आरवीएनएल की वैकेंसी कब आएगी। तो अभी आपसे, ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रिकॉर्डिंग मोड में आपको मिलेगा ये वीडियो, ठीक है, लेकिन वीडियो के अंदर ही आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि यूपी आरवीएनएल की वैकेंसी कब तक आएगी, उसके क्या प्रोसीजर चल रहे हैं। ठीक है। तो स्वागत है भाई अमित भाई, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर। तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अपना बताइए भाई। कहाँ से क्या क्या, कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, कैसे कहाँ पढ़ाई हुई, आपकी बचपन की पढ़ाई कहाँ से हुई है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को देना चाहें। जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि आपके लिए सर कि आपने मुझे सर चुना इंटरव्यू के लिए, और मैं इस काबिल आप ही की वजह से बना कि ये इंटरव्यू आज दे पा रहा हूँ ये ऑनलाइन। और मेरा नाम अमित कुमार सोनी है, और मैं तो बलिया यूपी से बिलोंग करता हूँ। और जो कि रही कि बात की मेरी स्टार्टिंग पढ़ाई का, एजुकेशन का, तो गांव से ही हुआ। मेरा हाई स्कूल तक का जो एजुकेशन रहा है वो गांव से ही हुआ। उसके बाद हाई स्कूल इंटर तक, इंटर के बाद जैसे ही मतलब उस समय थोड़ा डिप्लोमा का क्रेज था, तो हमने भी जीकअप एंट्रेंस एग्जाम दिया, और उसके बाद काउंसलिंग कराया, मिल गया, और कॉलेज मिला। एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस कॉलेज मिला। देन मैकेनिकल ब्रांच मिला, और मैकेनिकल ब्रांच से हम हाथरस अलीगढ़, हाथरस अलीगढ़ में जो एमजी पॉलिटेक्निक है वहाँ से मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया। उसके बाद जैसे ही निकला तो उस समय तो इतनी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी कि अपना जाए आदमी प्रिपरेशन करे और कहीं भी कुछ करे। तो इसलिए ये आदमी लगा कि कहीं कुछ या तो जॉब कर लेते हैं या तो एक्सपीरियंस ले लेते हैं कहीं से। देन उसी समय अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया था एचएल में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। तो मैंने अप्लाई किया और मेरा हो गया उसमें। तो 2015 से 2018 तक मैंने डिप्लोमा किया। 2018 से 2019 तक एचएल में अप्रेंटिसशिप का 1 साल मैंने किया। उसी के दौरान, अप्रेंटिसशिप के दौरान ही समय मिलता गया थोड़ा बहुत, और उसी में अपना तैयारी में लगे रहे, करते रहे तैयारी। देन उसमें सबसे पहला मैंने लाइफ का अपना पहला एग्जाम कंपटीशन का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कंपटीशन का, चूंकि कैसे क्या होता है। तो फिर भी मैंने, सब लोग फॉर्म भर रहे थे तो भरा मैंने। सबसे पहला एग्जाम में जब 18 साल का हुआ तो ईपी पुलिस का एग्जाम, ईपी पुलिस का फॉर्म आया हुआ था। उसी दौरान रेलवे जेई का भी फॉर्म आया था, चूंकि डिप्लोमा पास आउट हो चुके थे तो रेलवे जेई के लिए भी एलिजिबल थे। तो ये दोनों फॉर्म भर दिया और थोड़ा बहुत पढ़ते रहे अपना। और उसके बाद अपना ईबी पुलिस का एग्जाम दिया, उसमें ईबी पुलिस में हो गया। रेलवे जेई का भी हो गया। रेलवे जेई में प्री भी निकला, प्री भी हो गया। अब मेंस के लिए तो मेरे पास उसमें कंटेंट था नहीं, क्योंकि चूंकि डिप्लोमा बेस पे केवल प्री तो निकाल चुके थे, लेकिन मेंस इतना आसान नहीं था। 2019 में जब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ तो उस समय मेंस का एग्जाम होना था। तो मेंस के एग्जाम में जब वो, उस समय तो क्या हुआ कि नोट्स कुछ मेरे साथ के लड़के थे वहाँ पे भी, कुछ बहुत सारे लड़के तैयारी करके आए हुए थे इलाहाबाद से, तो उनके नोट्स मैंने लिया। उसमें एक लड़की थी पार्वती गुप्ता करके, वो एक्सीलेंट से कोचिंग, मतलब इलाहाबाद से कोचिंग करके आई हुई थी। तो उसने अपना नोट्स दिया, तो नोट्स काफ़ी अच्छे लगे उसमें, समझे, थोड़ा बहुत हेल्प हुआ मुझे मेंस के एग्जाम देने में। और पढ़ा मैंने उसको, और उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम दिया। और चूंकि 1 महीने का भी मेरे पास समय मिला था, क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा आरआरबी जेई प्री निकल जाएगा, क्योंकि तैयारी उस लेवल की थी नहीं। बस जो डिप्लोमा में पढ़े थे वही डिप्लोमा बेस पे था। तो 1 महीने में मैंने मेंस के लिए नोट्स पढ़ा और मेंस का भी एग्जाम दिया, मेंस में भी हो गया। 2019 के लिए जैसे ही अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ उसके बाद ईपी पुलिस का ज्वाइनिंग आ गया। 1 दिसंबर 2019 को ज्वाइनिंग लेटर आया, मतलब ज्वाइनिंग करने का डेट आया था ईपी पुलिस को। और 18 दिसंबर 2019 का आरआरबी जेई का मेडिकल का था, डीवी और मेडिकल के लिए था, डीवी और मेडिकल के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि घर वालों से बात किए, तो हम बोले कि हम जाएंगे ना यूपी पुलिस में एग्जाम देने के लिए। फिर बोले कि नहीं नहीं, यूपी पुलिस ज्वाइन करने के लिए बोले, नहीं नहीं आप यूपी पुलिस जाइए, ज्वाइन करिए जो पहले मिल रहा है। बाद में उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो घर वालों के प्रेशर की वजह से यूपी पुलिस ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद रेलवे रेलवे जेई का डीवी कराने 18 दिन बाद छुट्टी करने चला गया। मेरा उसके बाद फिर
आपके इधर ज्वाइन किया पुलिस में उसके बाद क्या हुआ कि रेलवे की कोई आया ही नहीं है, फिर डिले हो गया, 6 महीना साल भर से डिले हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक उसमें क्या हुआ कि बैच वाइज जा रहा था, मतलब मेरिट के हिसाब से जैसे टॉप रेट है उस हिसाब से आ रहा था, जबकि ज्वाइन कर रहे थे बैच वाइज बुला रहे थे। तो पहला बैच बुलाया मुझे नहीं आया, दूसरा बैच बुलाया मेरा नहीं आया। अब उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में ज्वाइनिंग ही बंद हो गई। तो फिर रेलवे जी छोड़ दिया बार बार। अब बैच अब आना ही हो गया, 2 बैच के बाद तो फिर वो ज्वाइन ही नहीं कराया, कुछ लड़कों को ऐसे ही रोके रखा। अब फिर लगा कि यार अब तो अब जेई तो बन नहीं पाएंगे, अब तो उम्मीद खत्म हो गई। फिर पुलिस में ऐसे करते करते 2 साल बीत गया। 2 साल, 19 दिसंबर में ज्वाइन किया, 20-21 2 साल बीत गया। अब लगा कि नहीं, तैयारी करना पड़ेगा, ऐसे ही फिर पुलिस की जॉब से हो नहीं पाएगी। तो फिर उसी समय उसी दौरान एपीआर की वैकेंसी आई हुई थी। चूंकि 2021 वाला, 2000 हम्म। 2021 बैच में आप सिलेक्टेड हैं यूपी आरवीएनएल में? हाँ, 2021 बैच में ही वैकेंसी आई हुई थी। हाँ हाँ। तो 2021 में ही हमने सोचा कि चलिए एक एक वैकेंसी आई हुई है, साथ ही में एसएससी जेई के लिए भी तैयारी करेंगे, और जॉब के साथ तो थोड़ा मुश्किल था, अभी पुलिस की जॉब थोड़ी टफ होती है, जॉब के साथ मुश्किल था। तो हम क्या कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो ऐसे ही यूट्यूब पे एक बार पढ़ रहे थे, हमको यूट्यूब से ही शुरुआत में तो ऐसे नॉलेज नहीं था कहाँ से क्या पढ़े, तो यूट्यूब से पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे एग्जाम पूर्व से जो एक बैच चलता था, क्योंकि धर्मवीर सर थे पहले, तो उनका एक वीडियो देखा, हाँ पढ़ा मैंने, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर सर से कांटेक्ट किया, उनका बैच ढूंढा। तो फिर वहाँ पे आप और धर्मवीर सर 2 लोग मिले। और उस समय ये बैच मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर बैच मैंने वो लिया, और उस बैच से फिर पढ़ना शुरू किया 2021 में। और सर आप लोगों का इतना गाइडेंस अच्छा रहा कि आई थिंक हमें लग रहा है कि मार्च में ही बैच आपने स्टार्ट किया था, और मार्च से सितंबर में 6-7 महीने में पूरा कोर्स पूरे सिलेबस के साथ आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ कंप्लीट कराया सर। और वो मेहनत आप लोगों की वजह से इतना अच्छा रहा मेरा कि इससे पहले एसएससी जेई दिया, मेरा नहीं निकला था 2021 में, 20 से 19 20 वाला दिया था, मेरा नहीं हुआ था। और सर आप आपके बैच पढ़ने से देखिए मेरा जेई में हुआ, एसएससी जेई में हुआ, और उसके जस्ट बाद यूपी ट्रिपल एस सी जेई का ही फॉर्म आया था, जो 2018 वाला था, उसका एग्जाम होना था 2021 के बाद में। हाँ हाँ। तो उसमें भी हुआ, तीनों सारे उस एग्जाम को पढ़ने के बाद मेरे अंदर इतने चेंजेस आए, इतने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गए जो पहले मुझे क्लियर नहीं थे, कि लगातार फिर जेई के एग्जाम क्लियर करते गए। और उसके बाद 2022 में मेरा एपीआर में हो गया, और फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया एपीआर में। उससे पहले एक और एपीआर का जिस दिन एग्जाम था, तो एपीआर का जिस समय शशि मेरा प्री निकल गया था, एपीआर का जिस दिन एग्जाम था उस दिन आईजीसीआर, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च सेंटर, लखनऊ, दोनों दोनों लखनऊ में सेंटर था आईपीआर और आईजीसीआर का। मैंने एक ही दिन में दोनों पेपर दिया, दोनों निकल गया था। और उसके बाद फिर यहाँ एपीआर में ज्वाइन कर लिया। बाकी के रेलवे जेई, आईजीसीआर, एपीटीपीएससी जेई, और एक और कोई था, 4 जेई का एग्जाम मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ लेवल 7 था, चूंकि यहाँ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर नवंबर 2022 में रेलवे का ज्वाइनिंग आया, तो मैंने नहीं किया था। अच्छा, रेलवे में आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिला था? रेलवे में ट्रैक मशीन मिला था सर। ट्रैक मशीन मिला था, तो यही रीजन था ना ज्वाइन करने का या फिर कुछ और? हाँ सर, 2-3 रीजन था एक्चुअली में। जब रेलवे का जब रेलवे में जेई का उस समय निकला था रिजल्ट, उस समय तो पूरा मन था कर लेते। क्योंकि अगर ये पीआरएनएल जेई, पहला रीजन ये था कि ये पीआरएनएल जेई अगर ज्वाइन ना किए होते, तो मेरे ही जोन, गोरखपुर जोन से मिला था, तो पहले तो ज्वाइन कर लेता। लेकिन दूसरी रीजन क्या है, जब यहाँ पीआरएनएल जेई ज्वाइन कर लिया तो मई 2022 में, फिर नवंबर 2022 में उसका जब ज्वाइनिंग आया, तो एक तो पहला रीजन ये था कि वहाँ लेवल 6 दे रहा था, तो इसलिए वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। और दूसरा रीजन ये था कि वहाँ का जो प्रमोशन का रेशियो है वो 10 साल 10 साल 10 साल में बनते हैं। और जेई के बाद एसएससी बन जाते हैं, एसएससी के बाद एई बहुत कम बनते हैं। और वहाँ पे मैक्सिमम से 5400 ग्रेड तक जाते हैं रेलवे में। और यहाँ पे ये था कि यहाँ पे हम 9 साल में पहले एई बन जाएंगे, फिर 5 साल में एक दूसरा प्रमोशन, फिर 5 साल में, मतलब वहाँ 30 साल हाँ, में जाएंगे, यहाँ यहाँ पे 19 साल में यहाँ पे बन जाएंगे। प्रमोशन थोड़ा सिंपल है यूपी सिंपल है, आरवीएनएल में। फास्ट है, और लेवल भी ज़्यादा था। और दूसरी चीज़ सर, चूंकि रेलवे में ट्रैक मशीन मिला था, इस वजह से थोड़ा उसका वर्क प्रोफाइल अच्छा नहीं है, इस वजह से वहाँ ज्वाइन नहीं किया था। चलिए, तो ये तो भाई बेसिक आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो हम्म, मतलब कुछ थोड़ा बहुत जो भी, बहुत सारे साथी जो हैं, मतलब मेरे पास तो हर दूसरे चौथे दिन मैसेज आता है कि सर अच्छा। यूपी आरवीएनएल की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चे जो वो 2 बैचेस यूपी आरवीएनएल स्पेसिफिक थे, उनमें साथ में हम्म, बच्चे पढ़े थे, आप लोगों के बहुत सारे दोस्त भी थे।
ठीक है। तो हुँ, अब वो बार बार हुँ, पूछते हैं, सर यूपी आर्मी की वैकेंसी कब आएगी। बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं लेकिन फिर भी दूसरी जगह पर सिलेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी उनको ये रहता है कि जिस चीज के लिए मेहनत किए हैं वो चीज हमको मिलनी चाहिए, वो चीज जी, जी। हमको तो वो एक सवाल जो है वो कांस्टेंट है कि यूपी आर्मी की वैकेंसी कब आई है, कब आएगी। मेरी अपडेट के हिसाब से बहुत सारी चीजें मैं उनको मतलब बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे जी, इस जी। समय पर है, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट में अभी कार्यरत हैं। तो जी, भाई सर। आप बताइए कि क्या प्रोसीजर चल रहा है उस चीज का। ठीक है, अगर प्रोसीजर चल रहा है तो हम आने वाले 6 महीने 7 महीने में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि चुनावी वर्ष आने वाला है, तो हो सकता है वैकेंसी आए, ऐसा कुछ आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। एक्चुअली में सर जब ईपीआरमेन की वैकेंसी अभी कॉन्सिक्वेंट 2 बार आई है, 2021 में आई थी जिसमें मैं सेलेक्टेड हुआ था, उसके जस्ट बाद 2022 में जो आई थी, जो 23 वाला जो बैच आया था। उसके बाद क्या हुआ कि 2023 के बाद जो वैकेंसी डिले होने का मेन रीज़न है, पहला जो रीज़न है कि 2024 में क्या हुआ था कि ईपी आर्मिनल की जो वैकेंसी थी, वो ईपीटी पॉलिसी में मर्ज होने के लिए जो आयोग है उसने एक बार वो भेजा था, अपना प्रस्ताव रखा था। लेकिन ईपीटी पॉलिसी आयोग इसलिए फिर नहीं हुआ कि 2 रीज़न थे। एक तो ईपी आर्मिनल के जो साथी थे, जो अपने एम्प्लॉयी या फिर जो भी एचआर वाले इसका विरोध करने लगे कि नहीं, ईपीटी पॉलिसी की जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी 5-5 साल 6-6 साल तक कराती है, इतना डिले तक ले जाती है। और चूंकि यूपीआई में 6 महीने साल भर के अंदर ज्वाइनिंग दे देता है, तो काफी लोगों ने इसका विरोध किया। इस वजह से फिर वो ये वाला एक प्रोसेस जो चलता रहा, टेंडर हुआ फिर उसके बाद कैंसिल हुआ। इस वजह से एक तो पहला रीजन हुआ कि डिले हो गया। और दूसरा रीजन हो सकता है सर, चुनाव आने वाले हैं 2027 में, फिर तो हो सकता है 2026 में वैकेंसी आएगी। लेकिन क्योंकि उसके बाद तो सर यही रीजन रहा कि डिले हुआ 1.5 साल, बाकी उसके तो उसका अलावा कोई तो रीजन नहीं है। क्योंकि उसके बाद एक ही वैकेंसी आई, एक का भी ज्वाइनिंग हुआ, एक का 2 बैच आया था। हाँ, उसके बाद आया ही था, तो आएगी सर। हमें लग रहा है 2026 में आ जाएगी, संभावना है पूरी पूरी। ठीक है। तो भाई आप सिलेक्टेड हैं, तो सबसे पहले ये चीज बताइए कि एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि सर ऐसे अभी आरआरबी का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, और हम्म, आरआरबी के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम, जैसे अभी इसरो टेक्निकल असिस्टेंट, जैसे आपने आईजीसीआर को भी क्वालिफाई किया है अभी आपने बताया। हम्म, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर बीटेक भी किए हुए हैं। ठीक है, बेसिकली डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने भी डिप्लोमा किया है, आप डिप्लोमा की स्ट्रेटजी को जिस तरीके से वहाँ का अ, पढ़ाई का स्ट्रक्चर है कॉलेजेस में, वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उसमें ये चीज बताइए कि किन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाए। और दूसरा सवाल, दो सवाल मैं मर्ज करके यहाँ पर पूछ रहा हूँ, और नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के बीच में कैसे बैलेंस क्रिएट किया जाए, क्योंकि अभी इसरो टेक्निकल असिस्टेंट में सतीश धवन का भी पेपर होना है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का भी पेपर होना है, और आरआरबी जेई भी बच्चों को देना है, आरआरबी एएलपी भी देना है। तो ये जो एग्जाम है, एक पूरा लीग नॉन टेक का है, एक पूरा टेक का है, तो इसमें कैसे बैलेंस आउट किया जाए। ठीक है सर। सबसे पहले आपके पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा कि देखिए सर, जो टेक्निकल फील्ड है हमारा, और कोई भी सिलेबस है कि हम किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सर उसका हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो हमारी तैयारी का सबसे पहला स्टेप होता है, उसमें सब होता है कि सबसे पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत से लड़के क्या होता है कि हम अगर डिप्लोमा बैकग्राउंड से हैं, तो बहुत से लड़कों कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पाती उतना। बस लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिए और जाके अपना सरन जो होता है वो साल पेपर पढ़ लिए, उसके बाद एग्जाम दिए और जाके पास कर लिए, बस चले आए। तो ऐसे करके डिप्लोमा मैक्सिमम लगभग 85% या 80% लड़के जो है केवल ये पढ़ के अपना डिप्लोमा क्लियर करके आ गए, और फिर आ जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए कंपटीशन वाले फेज में, और एग्जाम देते हैं, फिर एग्जाम नहीं निकलता और क्वेश्चन जो है ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे पहला तो जो प्रिपरेशन का हमारे अकॉर्डिंग, जो हम आप अब इतने 4-5 सालों में अनुभव किए हैं, तो सबसे पहला सर ये स्टेप होना चाहिए कि हमारा सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होने के बाद दूसरा स्टेप हो गया कि अगर हमारा बेसिक क्लियर हो गया, जैसे कि हमें जैसे मान लिया थर्मल का ही एग्जांपल लेते हैं, तो या सॉम का मैकेनिक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हमारा जो फोर्स है, जो बेसिक बेसिक चीजें है, मैकेनिक्स में अगर लेंगे तो फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली है क्या। और इसे थर्मोडायनेमिक्स में लेंगे तो हमारी बेसिक चीजें जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ला सेकंड ला, ये सब चीजें बेसिक है, तो ये सब क्लियर होनी चाहिए। ये सब जैसे ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं कि हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें। बहुत सारे लड़के होते हैं कि वो क्या करते हैं कि हमें थर्मल पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ा और पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद हम कंपटीशन तैयारी करने लगे, देने लगे, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं हो पाती हैं। जैसे सर आपके बैच में जब पढ़ाते पढ़ते थे और आप पढ़ाते थे, तो उस समय भी आप लोग यही बताते थे। हम मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जब हम लोग पढ़ते थे, तो हमारा 6 या 7वां महीना चल रहा होगा, जब एग्जाम आप लोग प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे आपके साथ मिलके, तो 6 या 7वें महीने चल रहा था, तो फिर क्लास में मैंने एक बार सर डाउट पूछा था आपसे
कि सर ये बताइए बाकी कोचिंग वाले टेस्ट करा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट करा रहे हैं या क्वेश्चन करा रहे हैं, और सर आप लोग बस सिलेबस लगाने की जगह सिलेबस पूरा कंप्लीट करा रहे हैं, कोई क्वेश्चन करा ही नहीं रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो जाता था कि बाकी सारे लड़के मिलकर क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो आपने समझाया कि देखो सब्र रखो थोड़ा सा और मुझे समय दो, जैसे एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कैसे करना है मैं पूरी एक गाइडेंस के साथ और पूरी एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो हम लोग भी ऐसे कुछ नहीं बोले, उसके बाद सबसे पहले क्या स्टेप किया कि आपने सबसे पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, ए टू जेड। बेसिक तो सर सबसे पहले तो कोर सब्जेक्ट क्लियर ही होने चाहिए, जैसे स्वाम हो गया, थर्मल हो गया, मैकेनिक्स हो गया, डिजाइन हो गया, जो कोर सब्जेक्ट है पावर प्लांट हो गया, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने सर आप लोगों ने भी यही किया कि सबसे पहले पूरा कोर सब्जेक्ट क्लियर किया शुरू से अंत तक। बीच बीच में चूंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने बीच बीच में हफ्ते वाइज डाउट सेशन रख के या मंथली टेस्ट रख के आप लोगों ने क्लियर किया। बाकी हम लोग टेस्ट लगाने के लिए या क्वेश्चन लगाने के लिए कहीं बोले नहीं थे कि नहीं पहले सिलेबस कंप्लीट करो। तो सबसे पहले यही होता है कि दूसरा स्टेप होता है कि सबसे पहले हम पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, समय दे प्रॉपर। बेसिक समय 6 महीना नहीं 8 महीना 10 महीना साल भर लगेगा, लेकिन हमको पूरा साल भर समय देना पड़ेगा सिलेबस कंप्लीट करने में। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने बताया था कि नोट्स प्रॉपर बनाने चाहिए। भले हम पीडीएफ दे रहे हैं लेकिन उस पीडीएफ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अनटिल अनलेस आप अपना खुद का नोट्स नहीं बनाए। तो दूसरा स्टेप यही होता है कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ अपना पूरा का पूरा नोट्स बनाए। और नोट्स बनाए जब हम नोट्स अपना हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, नोट्स पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप लोगों ने खुद से क्वेश्चन लगाना शुरू किया था। आपने बोला कि अब जैसे ही आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो सर बोले कि अब आप जाओ जहां से मर्जी वहां से क्वेश्चन लगाओ, आप पूरा लगा लोगे। तो मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अब क्वेश्चन क्वेश्चन लगाना शुरू किए। तो सर बोले कि देखो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने से पहले कम से कम आपको 20,000 क्वेश्चन का टारगेट रखना जरूरी है। तो स्ट्रेटेजी यही रही कि सबसे पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट किए, फिर नोट्स बनाए। नोट्स सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ नोट्स बनाए, उसके बाद उस नोट्स को जैसे हमने शुरू से कंप्लीट कर लिया, अब क्या होगा कि जो साल भर पहले चीजें पढ़े हैं, 6 महीने पहले चीजें पढ़े हैं, वो तो हमें चीजें थोड़ी भूल जाएंगे। तो उसके मेमोराइज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट नोट्स बनाते थे। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का भी तरीका बताया था सर कि सबसे पहले मान लीजिए हम लोग जो हाइड्रोलिक्स पढ़ लिए, 6 महीने पहले पढ़े तो हाइड्रोलिक्स हम उठाएंगे और अपना A4 साइज का एक पेपर लेंगे, उसके बाद हम नोट्स देखेंगे ये चीजें हमें आ रही है नहीं लिखेंगे, जो चीजें नहीं आ रही है उसको लिखते जाएंगे। तो इससे दो बेनिफिट होता था। एक तो जल्दी सर क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कोई चीज 6 महीने पहले पढ़े हैं, उसको बोल दिया जाए कि अमित आप लो इसे रिवाइज कर लो। रिवाइज करना सबसे बोरिंग चीज होता है सर, कि पढ़े हुए बिल्कुल हैं फिर से रिवाइज करना कोई नहीं बिल्कुल। करना चाहता है। तो रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका हमको जो लगता है कि हमने पहले नोट्स उठाया, उसमें एक A4 साइज का पेपर लिया, हमने ये चीजें आ रही हैं, जो चीजें आ रही है उसको नहीं लिखे, जो चीजें नहीं आ रही है उसमें लिखे। तो इससे क्या होता है हमारा 60 नोट्स बन जाता है और दूसरी चीजें रिवाइज भी हो जाती हैं। उसके बाद जैसे जैसे अब एक पूरा सिलेबस का समरी बना लिए, एक 60 नोट्स बना लिए, तो एक रिवाइज भी हो गया और 60 नोट्स भी हमारे पास रेडी हो गया। तीसरा चीज ये बोले थे आप कि जैसे आप ही का जो फार्मूला वाले मॉस और मैकेनिक्स और ये जो फार्मूले बेसिस थे जो भी, तो उसमें क्या हुआ था कि आप बोले थे कि देखो फार्मूला एक चार्ट आपको खुद से बनाना जरूरी है। आपने फार्मूला चार्ट शेयर भी किया था, लेकिन बोले कि आप लोग एक खुद से फार्मूला चार्ट बनाइए। तो फार्मूला चार्ट बनाने के लिए हम लोग फिर वही नोट्स जाते थे, नोट्स से उठाते थे और वहाँ पे जो फार्मूले हैं सब सारे फार्मूला नोट्स लिखते जाते थे एक साइज में। तो ये दूसरी बार रिविजन हो जाता था। इस तरीके से बहुत तरीके तरीके से अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के रिवाइज करते थे नोट्स। और रिवाइज करने के बाद उसके बाद जब क्वेश्चन लगाने जाते थे तो ऐसे क्वेश्चन लगाने में और ये सब स्टेप करने के बाद क्वेश्चन लगाने में एक अलग ही मजा आता था सर। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते थे। इवन हम अगर जेई लेवल का कर रहे हैं तो ए लेवल के भी क्वेश्चन हो जाते थे। तो यही स्टेप है कि सबसे पहले हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करें, नोट्स बनाए, उसके बाद रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर फार्मूला चार्ट बनाए, उसके बाद क्वेश्चन लगाए, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट और जो भी टेस्ट लगाना है। तो ये सबसे पहले तो ये स्टेप है जो अब तक हम अपने अनुभव से गेन किए हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कैसे एडजस्टमेंट करें, तो चूंकि हम टेक्निकल फील्ड में एग्जाम दे रहे हैं, टेक्निकल की वेटेज ज़्यादा रहता है, इसलिए क्या कर सकते हैं कि हम 80 और 20 का रेशियो लेके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में लेके चल सकते हैं। और जैसे क्या होता है कि टेक्निकल तो हमें पूरा का पूरा एक कोर्स सब्जेक्ट है, पूरा तो पढ़ना ही है, पूरा का पूरा उसमें कुछ छोड़ नहीं सकते। बाकी नॉन टेक्निकल के लिए जैसे मान लीजिए हमारा रीजनिंग हुआ, तो रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या है कि सर हमें एक बार रीजनिंग का पूरा कंप्लीट का पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे, क्योंकि 10-12 चैप्टर ही हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर है नहीं। तो एक रीजनिंग का पूरा कंसेप्ट समझ लिए,
उसके बाद क्या हुआ कि रीजनिंग का हम तुरंत जैसे कंसेप्ट समझे उसके बाद उसका प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस किया, उसके बाद क्या हुआ कि 50 क्वेश्चन का सेट लगाने लगे। रीजनिंग तैयार करने के लिए यही किया था मैंने कि पूरा एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद 50 क्वेश्चन का सेट लगाया था। पहले 50 क्वेश्चन का सेट लगाने में मुझे 40 मिनट लगा, 45 मिनट लगा। मेरा टारगेट था कि मैं 30 मिनट में 50 रीजनिंग का क्वेश्चन लगा लूँ, क्योंकि एसएससी जेई में 50 रीजनिंग आते हैं और समय बहुत कम होते हैं। तो बिल्कुल। उसके उसको बेस बना के हमने क्या किया था कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन लगाने का रीजनिंग का टारगेट रखा था, तो रीजनिंग ऐसे तैयार किया। बाकी जीके जीएस के लिए सब तो कोर बेसिक बेसिक हल्का फुल्का नॉलेज क्लियर होना चाहिए। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें बेसिक चीजें हैं, जो चीजें लाइक एनसीईआरटी बेस मान लीजिए, समझ लीजिए कि जो भी एनसीईआरटी बेस है, उस बेस पे हमें बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए जीके जीएस का, और करंट अफेयर से हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। बाकी टेक्निकल टेक्निकल में ही ज्यादा फोकस करिए, नॉन टेक्निकल में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लड़के होते हैं वो नॉन टेक्निकल फील्ड से ही होते हैं। नॉन टेक्निकल फील्ड से जो लड़के होते हैं फिर टेक्निकल में नहीं जा पाते हैं। तो बिल्कुल। ये चीज एडजस्टमेंट करके लेके चलना पड़ता है। ये चीज अच्छा, आपने स्टेटमेंट बोला था कि जैसे कि हम लोग बोलते भी हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो वैल्यू हो वो ज्यादा हो, ठीक है, जब भी किसी एग्जाम में जाए। अभी आपने ऐसे बोला कि 20,000 क्वेश्चन, तो ये कोई नया बच्चा सुनेगा तो फिर वो लगेगा सर 20,000 क्वेश्चन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उसको उसको क्या ये नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, ये क्लास में बताया भी हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं अभी बता भी देता हूँ, आप उस चीज से एग्री करिएगा। बिल्कुल देखो भाई, बिल्कुल जब सर। भी कोई भी पीवाई, सबसे पहले करना क्या है, आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू के साथ जाना है। भले ही वो आप जेई का एग्जाम दे रहे थे, वो भले ही वो एसएससी के क्वेश्चन हो, भले ही वो आरआरबी के क्वेश्चन हो, भले ही वो किसी भी स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, या फिर किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन हो जहां पर भी टेक्निकल आपका पूछा जा रहा है, उन क्वेश्चंस को आपने एक बार लगाया नहीं लगा, आप उस क्वेश्चन को रिकॉल करो, रिवाइज करो। जब आपके ये पूरे प्रोसेस जेई वाला कंप्लीट हो जाए, तो सेम प्रोसेस के साथ चलो एई पे। एई, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं जनरली बच्चे। हम्म। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वहां पर एई और जेई के पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वहां पर न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी पूछ ले जाते हैं। कई बार एई के पेपर में ऐसा देखा गया है, या बहुत सारे पीएसयूज के पेपर ऐसे हुए हैं कि जहां पर क्वेश्चन हूबहू बिल्कुल इंजीनियरिंग सर्विसेज के न्यूमेरिकल उठ कर आ जाए, जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है, तो उन क्वेश्चंस को स्किप भी करना रहता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये बढ़ जाते हैं, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहती है। जी सर, टोटल टोटल क्वेश्चन जैसे कि सर आप बताए भी थे, जैसे एक जब मुझे 20,000 क्वेश्चन का टारगेट मिला था कि आपको 20,000 क्वेश्चन कैसे भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन जो भले नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन सर एक्चुअली में होते नहीं है। क्योंकि एक नॉर्मल हम क्वेश्चन लगाएंगे, सेट लगाएंगे, तो उसमें 200 क्वेश्चन तो ऑलरेडी होते हैं। अगर 10 सेट भी लगाएंगे 10 दिन में, तो 2,000 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे बाकी। तो उसमें क्या होता था कि सर बताए थे कि देखो 20,000 क्वेश्चन सुन के भागना नहीं है। 20,000 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे मान लीजिए आप एक रिवीजन किया आज, थर्मल रिवीजन के, थर्मल के 50 से 100 क्वेश्चन लगा लिए। फिर अब कल सॉम रिवीजन किया, कल 50 से 100 क्वेश्चन सॉम के लगा लिए। तो ऐसा अगर 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे तो 1,000 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते थे। बिल्कुल। उसका दूसरी चीज ये होता था कि उन्होंने एक प्रैक्टिस सेट दिया था कि आप ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट है। उसमें सॉल्व क्वेश्चन होते थे, सॉल्व क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। भले उसको सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन सॉल्व क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो अभी क्वेश्चन काउंटिंग में ही आता था। तीसरा चीज ये था कि टेस्ट लगाते थे, वो भी क्वेश्चन काउंटिंग में ही आता था। चौथा चीज ये था कि जब मेरे साथ क्या होता था कि सर जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि एक मैं कोई प्लेटफॉर्म पे जहाँ टेस्ट दे रहा हूँ, बहुत जनरल बच्चे जो बहुत समझ रहे हैं कि कौन सा टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे टेस्ट हाँ हाँ देते हाँ, हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वो सर तो क्या होता है कि वहां पे मैं टेस्ट देता था। जैसे मान लीजिए आरआरबी जेई का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आरआरबी जेई वाले सेक्शन में जाके टेस्ट देता था। तो क्या होता था कि थर्मल के 10 ही सेक्शन है, 10 सेक्शन में हमको सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कि 10 ही सेक्शन करके हमको और ज्यादा करना है, या प्रीवियस ईयर पेपर 10 ही है तो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें थर्मल पावर प्रैक्टिस करना है, तो हम केवल जाके उस ऐप में हम टेस्ट थर्मल बुक सर्च करते थे। जैसे थर्मल को सर्च करते थे, तो उससे रिलेटेड दूसरे भी एग्जाम के लाइक आईजीसीआर का, आईपीआर का, आईपीटीपीएससी का, उससे कोई भी रिलेटेड उस थर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन के 50 या 10 क्वेश्चन के सेट आ जाते थे। तो उस तरीके से हमको अगर टारगेट मिला है कि थर्मल पे हम 1,000 क्वेश्चन लगाएंगे, तो उस हिसाब से हम टॉपिक वाइज या सिलेबस वाइज सर्च करके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के किसी भी एग्जाम का और लगाते थे। इस तरीके से पूरा 20,000 क्वेश्चन का सेट कर, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन मिलना इतना आसान नहीं है, वही बार बार चीज। रिपीटेड आएंगे। तो इस तरीके से हम दूसरे दूसरे एग्जाम का भी क्वेश्चन काउंट करके और 20,000 क्वेश्चन का सेट पूरे तैयार किए थे। बस। और ये चीजें सर सबको करनी चाहिए। 20,000 क्वेश्चन वाला सेट है, एग्जाम से इतना टारगेट रखिए अपने आप को, किसी अगर एग्जाम को देने जा रहे हैं तो एग्जाम से 1 महीने पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और जो 1 महीने या 20 दिन है,
उसमें कम से कम 20 दिन में 20,000 क्वेश्चन का सेट टारगेट लेके चलिए कि हम 20 दिन में कम से कम 20 या 15,000 क्वेश्चन लगाएंगे ही लगाएंगे एक क्वेश्चन उसमें में। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल वर्ड के क्वेश्चन है, तो फिर वो आपकी काउंटिंग को और फास्ट ही करेंगे, वो ऐसा नहीं कि बहुत हम्म, स्लो करेंगे। और लड़के अब जब पूरा 10 महीने की 12 महीने की प्रिपरेशन करते हैं तो ये 20,000 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। आप पूरी प्रोसेस में जब रहोगे तो हो जाएंगे। अगर आप यही सोचोगे कि आपका रिवीजन हुआ था 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, अब आप सोचो कि आज से हम बैठेंगे 1 महीने में हम सब खत्म कर देंगे, तो वो पॉसिबल होता ही नहीं है। पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना रहता है। ठीक है। सर एक मैजिक मुझे फील हुआ था, उसमें मैजिक ही कहेंगे, जो मुझे फील हुआ था लिटरली जब मैं एग्जाम दे रहा था, और उस चीज का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। हुआ क्या था कि जब आप लोगों ने कहा कि पूरा पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, जैसे जैसे आप बताते गए वैसे वैसे स्टेप फॉलो करते गए हम लोग, तो हमने पूरा शुरू से अंत तक पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद ये बोले कि आप क्या करो कि 60 नोट्स बनाओ खुद से। हमने 10 दिन के 12 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट का एक दिन में 60 नोट्स बनाया, 10-12 दिन में पूरा 60 नोट्स बना दिया। उसके बाद बोले कि आप 2 से 3 दिन में पूरा फार्मूला चार्ट बनाओ। हमने 2 से 3 दिन में पूरा फार्मूला चार्ट बना दिया। उसके बाद जब आप लोगों ने कहा कि सबसे पहले एग्जाम से 20 दिन पहले ये सब चीजें 1 महीने या 20 दिन पहले पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आप लोगों ने बोला कि आपको दिन रात अब कुछ नहीं करना है, ना नोट्स पढ़ना है, ना 60 नोट्स पढ़ना है, ना केवल फार्मूला चार्ट देखना है। और 60 नोट्स मान लीजिए अगर 60 नोट्स या नोट्स की जरूरत नहीं पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस टॉपिक पर डाउट है, तो आप जाएंगे पहले 60 नोट्स पे देखेंगे, अगर 60 नोट्स से क्लियर नहीं होता है तब जाके आप नोट्स पे जाएंगे। तो 60 नोट्स हमने बहुत हेल्प किया था, बहुत ज्यादा मैजिक की तरह हेल्प किया था। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जादू जो मुझे फील हुआ था कि अगर मान लीजिए कि मैं अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 60 नोट्स बनाने के बाद और केवल फार्मूला चार्ट बनाने के बाद क्वेश्चन करने गया, तो वो चीज फील नहीं हुआ। और उसके बाद जो मैंने 20,000 क्वेश्चन करने के बाद और जब मैं टेस्ट देने गया, सर इतना इंप्रूवमेंट हुआ। सिलेबस कंप्लीट और 60 नोट्स बनाने के बाद टेस्ट देने गया तो मान लीजिए कि मेरा 120, 200 में 120 नंबर आया। लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट करने 60 नोट्स और फार्मूला चार्ट बनाने के बाद 20,000 क्वेश्चन लगाने या 10,000 मान लीजिए क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया 10,000 कम से कम, उसके बाद जो इंप्रूवमेंट आया था 120 से 160 170 तक गया था। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये यहाँ है कि सर क्या होता है कि सिलेबस में लिमिटेड चीजें होती है। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई चीज एक टॉपिक पूछ दिया तो उससे बस रिलेटेड ही क्वेश्चन आता था। लेकिन क्या होता था क्वेश्चन में बहुत ऐसे ऐसे कुछ चीजें तो आउट ऑफ सिलेबस होती थी, या कुछ चीजें ऐसे ऐसे घुमा के दिया रहता था, उसी से रिलेटेड होता था, लेकिन सिलेबस में चूंकि नहीं कभी कभी कंप्लीट हो पाता है, तो वहां पे नई नई चीजें मिलती हैं। तो उसको नई नई चीजें मिलती है तो उसको मैं अपने नोट्स में या 60 नोट्स में लिख देता था। उसके बाद एक तो पढ़ा मैंने, रिवाइज हो गया, याद हो गया, नोट्स में भी लिख दिया। उसके बाद जब टेस्ट लगाता था तो सर वो बहुत इंप्रूवमेंट करता था। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि कम से कम 10,000 15,000 20,000 क्वेश्चन का टारगेट सेट लगाइए, उसके बाद बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। नहीं, आजकल तो मार्केट में बुक ही आती है 15,000 क्वेश्चन के नाम से। ठीक हाँ है। सर। तो पीवाईक्यू की बुक ही आती है। ठीक है, अगर आप सिर्फ उन्हीं किताबों को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद टेस्ट सीरीज लगा ले रहे हैं तो आपके लिए इतना एफर्ट करना जो है बहुत आरामदायक हो जाएगा। तो ये जी सर। तो भाई थी अमित तो भाई की जर्नी, और किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी, किस तरीके से अभी सारी चीजें आप लोगों को गाइड किया। ठीक है। अभी अमित भाई आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, कि आप फ्यूचर में कहाँ, किधर की किस। फ्यूचर का बस सर लगे हैं ऐसे, अभी तो स्टेबिलिटी है यहाँ पे, बाकी सब चीजें देख ही रहे हैं कुछ। अच्छा, आप यहाँ पे, मैं आपका वो बताना भूल गया कि आप किस प्लांट में पोस्टेड हैं, तो आप अपने बारे में वो बता दीजिए, किस प्लांट में आप पोस्टेड हैं यूपीआरवीएनएल के। अभी सर करंटली मैं ओबरा सोनभद्र में ईपीआरएल के प्लांट में पोस्टेड हूँ। जो नई वाली एक अभी इनोग्रेशन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने किया था, ओबरा सीटीपीएस नया प्लांट जो बना है, उसी में हूँ सर पोस्टेड अभी। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। तो ये तो भाई थी अमित भाई की जर्नी, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी जो है क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। आप पूछ सकते हैं, अमित भाई खुद आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको डायरेक्टली कनेक्ट होना है तो फिर भाई आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर भी हैं। आप पूछेंगे तो आपको, हाँ ये नहीं है कि आप मैसेज करें तो तुरंत उधर से रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि भाई सामने वाला पर्सन हाँ भी हाँ। जॉब में है। जब उसको समय मिलेगा, जब उसके पास हम्म, समय होगा, तब वो आपको रिप्लाई जरूर कर देगा। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो बाकी कुछ अमित भाई आप अगर ऐड अप करना चाहें, फिर हम लोग इस चीज को सम अप कर लेते हैं। अ, कि क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे अप्स हाईज एंड डाउन्स आते हैं, जैसे आपकी जर्नी में भी आया कि यूपी पुलिस हो गया था, आरआरबी में बहुत ज्यादा समय लग गया, आप क्या करें, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया आपने, तो आपका हो गया। अगर वहीं पर आप सोचते अरे यार मेरी तो स्टेबल जॉब है, आराम से कर तो रहे हैं, तो फिर आज शायद जो है नहीं ना आ रहा। हम आपसे नहीं मिल पाते, ना आप हमसे मिल पाते। तो अगर जी सिर्फ जी सर। वही चीज सोच लेते तो
ये क्या, मतलब किस तरीके से इसको इसको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, मैं ये शब्द बोलूंगा, कंट्रोल किस तरीके से करना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली में जब 2019 में मैं जॉब करने गया, मैंने पहली बार गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो एक सबसे अंदर खुशी होती है कि चलो यार यूपी पुलिस में हो गया, अपना गवर्नमेंट जॉब का एक सपना होता है पूरा हो गया। तो जब ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग में इतना टफ होता था कि फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता था। तो मुझे याद है कि सर मुझे मेरे अंदर आग थी कि मैं मतलब शुरू से ही मेरा सपना था कि मुझे जेई बनना है। तो ट्रेनिंग क्लासेस एक बार चल रही थी, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो भी सिखाने वाले ट्रेनर होते हैं, तो उन्होंने एक बार पूछा कि ये बताओ, अब तो आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आराम से 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो, सेफ है आपकी, तो ये बताओ कि कौन इसमें अपने जॉब से सेटिस्फाई है। तो उसमें बस दो लड़के थे सर जो हाथ उठाए थे कि हम सेटिस्फाई नहीं, एक मैं उठाया था और एक और लड़का था, वो भी यूपीएसआई में है। तो सब हंसने लगे कि क्यों भाई, अभी तो आप यूपी पुलिस में हो, फिर सेटिस्फाई क्यों नहीं हो। कि हम बोले कि सर नहीं, मुझे जेई बनना है, मुझे आगे और प्रिपरेशन करना है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो ये तो काफी टफ जॉब है, इस जॉब के साथ तो बहुत निकलना मुश्किल होता है, बस 5 ही 10% लड़के निकल पाते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है, देखेंगे जब होगा। लेकिन अंदर तो जुनून था ही। ट्रेनिंग के टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाई। उसके बाद क्या हुआ कि सर जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, जॉब में आया 2021 में, तो अब पढ़ने का मन करने लगा अंदर से कि पढ़ना है, जेई बनना है। तो फिर उस समय तो क्या हुआ कि पढ़ने का मन नहीं करता था, कि चूंकि रिदम पूरा टूट गया था, साल भर का गैप हो गया था। तब क्या हुआ कि चूंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो क्या हुआ कि अब क्या होता है, लड़कों के ये होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई चीज तैयारी करना है, तो उस समय लगता है कि पहले पहले स्टार्ट करेंगे तो बोरिंग लगेगा यार, क्या मैंने, अब मान लीजिए मैं एक साल टेक्निकल छोड़ दूं फिर पढ़ना स्टार्ट करूं तो बोरिंग लगेगा कि यार क्या ये एंट्रोपी क्या है, ये सब चीजें क्या है। तो पहले तो रिदम बनाना जरूरी है कि हमें पढ़ाई का एक रिदम बन जाए। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट चूंकि मैथ है, मैथ उस समय कोई मायने नहीं रखता कि मैथ में क्यों पढ़ रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैथ, केवल लगातार मैथ बस पढ़ा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता गया, एक रिदम बन गया। 3 महीने तक जब मैं पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेरे पास एक रिदम बन गया था कि पढ़ना है, डेली 2 घंटे देना है। अब क्या किया कि मैं टेक्निकल फील्ड में धीरे 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 टेक्निकल फील्ड समझने गया। तो शुरुआत में तो बहुत टफ होता था, 8 घंटे शिफ्ट जॉब करना या फिर 12-12 घंटे ड्यूटी करके पढ़ना, नींद भी आती थी। तो ये है कि नींद कम्प्रोमाइज करता था, 4 से 5 घंटे सोता था, अपने आप को एकदम मोटिवेट रख के हमेशा, और पढ़ाई करता था। और दूसरी चीज जो लड़के करते हैं सर, कि टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हैं। टाइम टेबल फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, हम भी टाइम टेबल बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, फॉलो कोई नहीं कर पाता है सर। फॉलो नहीं तो होता है। हाँ, तो उन लड़कों से बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं है, आपको जब मन करे तब पढ़िए। आपको अगर दिन में 12 घंटे लगातार पढ़ ले रहे हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है, तो आप 12 घंटे पढ़िए। आप आज 4 घंटे पढ़े, फिर सो गए, फिर सोचे कि 2 घंटे सोने के बाद उठ के ही पढ़ेंगे, आप तभी पढ़िए। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। आप 8 घंटे का टारगेट अगर रखे हैं, अगर 8 घंटे के बाद आपको 12 घंटे भी पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप 12 घंटे पढ़िए, क्योंकि लिमिटेशन तो होना ही नहीं चाहिए पढ़ाई में सर। और चीजें इतनी अच्छी हो जाती है ना कि जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, वैसे वैसे आपका टाइम रेशियो बढ़ता जाता है। तो ये तो दो चीजें थी। चूंकि मेरा जॉब चूंकि टफ था और कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो इसलिए क्या कि मुझे मुझे पता था कि मुझे कम से कम 10 घंटे 12 घंटे देना ही है। तो पढ़ाई में कम से कम 10 से 12 घंटे देना पड़ता था। और दूसरी चीज ये होती थी कि सर सबको लगता था कि अब गिव अप कर देना चाहिए। एक ऐसा ही आता है सबकी लाइफ में, एक फेज आता है कि अब लगता है कि अब गिव अप कर देना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा, अब यही है। लेकिन सर गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही एक स्टेप होता है कि अगर उसे आप क्रॉस कर लेंगे, तो आगे वाली जो जर्नी होती है बहुत खूबसूरत हो जाती है। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं सर, एक सत्येंद्र नाम के लड़के हैं, और एक ममता पटेल करके लड़की है, जो अभी भी सर जॉब में है। क्योंकि सत्येंद्र नाम के लड़के हैं जो वो लोको पायलट में जॉब कर रहे हैं, फिर भी वो जेई की प्रिपरेशन में कर रहे हैं। यहाँ पे एक ममता पटेल नाम की लड़की हिंडाल्को में प्राइवेट जॉब कर रही है, फिर भी वो सर जर्नी मतलब इस कंपटीशन की जर्नी में जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है सर, वो लोग बताते हैं इनका अनुभव क्या है। ये लोग बताते हैं कि जॉब के साथ तो मुश्किल होता है, लेकिन सर अपना जैसे जैसे टाइम देते जाते हैं ना, वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होता जाता है। हमारा 6 महीने की जगह साल भर लगता है, लेकिन सर वही लोग एग्जाम निकालते हैं। अभी जिनकी बात करें, दोनों लोग आरआरबी जेई का प्री एग्जाम निकाले थे, मेंस में भले नहीं हुआ। लेकिन सर ये लोग जो लगे हुए हैं ना, सबके साथ यही होता है कि लगता है कि यार मेरे साथ नहीं हो पाएगा, लड़के इलाहाबाद जाके तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस वर्थ इट है, मतलब जब आप समय कहीं पर दे रहे हैं वो आपको भले ही देरी से मिले लेकिन वो मिलता जरूर है। हाँ सर, देरी से मिलता है। एक एग्जांपल और है कि मेरे साथ एक दिवेश नाम का लड़का था, जो कंपटीशन में लगा रहा। तो उसको उसका क्या हुआ कि सर एग्जाम नहीं निकलते थे, शुरुआत में एग्जाम नहीं निकल पाते थे। तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, उसने क्या किया, प्राइवेट जॉब पकड़ लिया। प्राइवेट जॉब के साथ साथ वो चूंकि मतलब ऐसे कहीं 10,000 10-15 हज़ार में जॉब करता रहा 3 साल 4 साल लगा रहा। लेकिन फिर भी अपना प्राइवेट जॉब के साथ अपना करता रहा। चौथे साल में सर उसने एग्जाम दिया, उसका ग्रुप डी में हुआ, एक स्टेबिलिटी मिली।
उस बार अब उसके बाद क्या हुआ कि सर उसने एसएससी जेईई का एग्जाम दिया, जो 99 नंबर आते थे वो सीधे कट ऑफ पार कर गया था। तो वही चीज सर है। चीजें लगी रहने से ही होती हैं, ऐसे अचानक से सबको कुछ नहीं मिल जाता है। सब चीजें हम भी 4 साल दिए अपने, 18 से 22 तक हम भी दिए, बीच बीच में भले ब्रेक हुआ, लेकिन लगातार तो नहीं, चीजें लगी रहने से ही होती है सर। ठीक है। तो ये भाई अमित भाई की जर्नी और ये पूरा प्रोसेस, एक प्रोसेस है। जब भी कोई तैयारी आप शुरू करें तो तैयारी आपकी डे वन से शुरू होती है, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक चलती रहनी चाहिए पढ़ाई। और जब तक मेरा तो अमित आपके बैच में मैंने बोला होगा कि एक कोट में बोलता था, जब तक पहली सैलरी तुम्हारे खाते में नहीं क्रेडिट हो जाएगी तुम्हारे जी जी सर। इच्छा की, ठीक है, हम्म, तब तक जो है, तब तक तुम्हारे साथ जो है हम जुड़े हुए हैं। उसके बाद तो बिल्कुल। भाई जरूर है, तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हारी भी जिंदगी है, ठीक है। तब तक जो है भाई आप लोग, ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी इच्छा की, आपकी मनपसंद जॉब की पहली सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आ जाती है, तब तक आप लगे रहिए। समय मांगती है, कोई भी चीज है वो अपना टाइम लेगी, और आप उतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है। टाइम यहाँ पर दिनों में नहीं काउंट होता है, टाइम यहाँ पर सेकंडों में काउंट होता है। आप उतने सेकंड, उतने पल उस चीज को दे पा रहे हैं कि नहीं, उतनी शिद्दत से दे पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो कोई भी आप लोगों के डाउट रहेंगे, कोई भी चीजें रहेंगी, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट डाउन करिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और यूपीआरएल के वैकेंसी के बारे में भी आपको जैसा बताया ही अमित भाई ने कि 2026 में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। जल्द मुलाकात करेंगे, यूपीआरएल की जेई की वैकेंसी आएगी तो उस पर फिर से मुलाकात कर लेंगे प्योर स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है, कि जी सर। अभी यूपीआरएल के लिए स्पेसिफिकली क्या करना है। तो वो भी आपको अमित भाई गाइड कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।